नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पे। तो आज का वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को लिया गया है। पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर लिया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पाचन तंत्र एक ऐसा टॉपिक है जिसके प्रश्न हर परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो पाचन तंत्र से संबंधित हर प्रकार के प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपका ज्यादा टाइम खराब न हो और आपका रिवीजन भी हो जाए। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। तो पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां पाचक रसों का स्त्रावण करती है और उन पाचक रसों के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। तो तीन प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती है आहार नाल के अंदर जुड़ी हुई, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो लार ग्रंथि मुख गुहा के अंदर पाई जाती है, यकृत ग्रंथि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और अग्नाशय ग्रंथि को शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि इसको कहा जाता है। और इसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। उसके बाद में मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम है। तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है। सबसे पहले आहार नाल के अंदर भोजन अंदर जाता है मुख के अंदर, उसके बाद में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है मुख के अंदर, फिर उसका अवशोषण होता है पाचन पूर्ण होने के बाद, और फिर अपचित भोजन का बहिर्त्याग होता है। तो पाचन की प्रक्रिया के अंदर इस प्रकार के चरण चलते हैं। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है, शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो प्रोटीन होता है जिस भोजन के अंदर, उसका पाचन कहाँ पे शुरू होता है, आमाशय के अंदर शुरू होता है। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है, आहार नाल के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। तो आहार नाल के अंदर सबसे जो बड़ा हिस्सा होता है या सबसे बड़ा भाग होता है आहार नाल का, उसको छोटी आंत कहा जाता है। उसके बाद में 7 नंबर प्रश्न है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो भोजन का जो पूर्ण रूप से पाचन होता है छोटी आंत में होता है। उसके बाद में हमारे पास 6 नंबर प्रश्न है, यकृत द्वारा निकलने वाले पित्तरस का क्या काम होता है। यकृत क्या करता है, पित्तरस का स्त्रावण करता है, और ये पित्तरस पित्ताशय में एकत्रित होता है। इसमें किसी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते, पित्तरस में किसी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते। यह केवल वसा का इमल्सन करता है और भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाने का काम करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद में 7 नंबर प्रश्न है, शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। तो शरीर के अंदर सबसे कठोर पदार्थ जो पाया जाता है वो इनेमल होता है, जो दांतों के ऊपर पाया जाता है। उसके बाद में 8 नंबर प्रश्न है हमारे पास, शरीर के किस हिस्से में भोजन का अवशोषण होता है। तो भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। उसके बाद में 9 नंबर प्रश्न है हमारे पास, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित भोजन कहलाता है। तो संचित भोजन क्या कहलाता है, ग्लाइकोजन कहलाता है। कहाँ पे एकत्रित होता है, यकृत के अंदर एकत्रित होता है। 10 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मुंह से ग्रसनी तक का भाग क्या कहलाता है। यानी मुंह जो होता है ग्रसनी तक जिस भाग से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, मुख गुहा कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 11 नंबर प्रश्न है, मुख गुहा में आया हुआ खाद्य कृंतक एवं चवर्णक दांतों के बीच किस स्थान पर एकत्रित हो जाता है। तो दांतों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, दंतावकाश कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है, शरीर के किस अंग में भोजन अस्थायी रूप से जमा होता है। तो अस्थायी रूप से लगभग 4 घंटे रुकता है। तो आहार नाल का वह कौन सा भाग है जहां पे अस्थायी रूप से 4 घंटे रुकता है, तो आमाशय होता है। उसके बाद में हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है, आमाशय से भोजन कहाँ जाता है। तो आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है। उसके बाद में हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है, आमाशय में भोजन का पाचन किस रस के द्वारा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आमाशय में भोजन का पाचन जठर रस द्वारा होता है। उसके बाद में हमारे पास 15 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत के प्रथम लगभग 25 सेमी लंबे
अर्धचंद्र रूपी भाग को क्या कहते हैं? तो अर्धचंद्र रूपी भाग को क्या कहते हैं? ग्रहणी कहा जाता है। तो पूछ लेते हैं कि ग्रहणी का जो आकार होता है वो किस प्रकार का होता है? सी के आकार या अर्धचंद्र रूपी होती है। इसकी लंबाई पूछ लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेमी होती है। उसके बाद में हमारे पास 16 नंबर प्रश्न है, ग्रहणी में कौन से दो मुख्य पाचक रस आकर मिलते हैं? तो ग्रहणी के अंदर एक तो पित्त रस आता है जो यकृत स्रावित करता है, और एक आता है अग्नाशय रस आता है जो अग्नाशय ग्रंथि स्रावित करती है। उसके बाद में हमारे पास 17 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? हिपर, और इसको लीवर भी कहा जाता है। इसका जो वजन होता है वो 1.5 kg के लगभग होता है। उसके बाद में हमारे पास 18 नंबर प्रश्न है, यकृत के दो खंड क्या कहलाते हैं? तो यकृत दो भागों में बंटा होता है। एक भाग होता है कोडेर तथा दूसरा होता है क्वाड्रेट। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री किसे माना जाता है? यकृत को माना जाता है। उसके बाद में 20 नंबर प्रश्न है हमारे पास, खाद्य पदार्थों के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? तो खाद्य पदार्थ विसरित होकर रुधिर में पहुंचते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अवशोषण कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास 21 नंबर प्रश्न है, पाचन की प्रक्रिया में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? तो पाचन की प्रक्रिया में स्टार्च क्या बन जाता है? माल्टोस व डेक्स्ट्रीन में बदल जाता है। उसके बाद में हमारे पास 22 नंबर प्रश्न है, पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? जो प्रोटीन हम प्रोटीन वाला भोजन लेते हैं वो लास्ट के अंदर क्या बन जाता है? अमीनो अम्ल बन जाता है। उसके बाद में हमारे पास 23 नंबर प्रश्न है, पाचन की प्रक्रिया में दूध के प्रोटीन केसिन, तो ध्यान रखना दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध के प्रोटीन केसिन का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? तो केसिन का प्रोटीन अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? कैल्शियम पेराकेसिनेट बन जाता है। केसिन पर रेनिन नामक जो एंजाइम होता है वो क्रिया करता है और दूध को किस में बदल देता है? कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देता है। उसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? जो प्रोटीन होता है वो पॉलीपेप्टाइड में पहले टूटता है, उसके बाद में पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो अंतिम रूप से किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। 25 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जीभ को स्वाद की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वाद की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद में हमारे पास 26 नंबर प्रश्न है, एंजाइम का एक अणु कितनी क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है? तो एंजाइम का एक अणु 10,000 से 10 लाख क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है। उसके बाद में 27 नंबर प्रश्न है हमारे पास, आहार में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आहार में आयरन की कमी से रक्ताल्पता या एनीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद में 28 नंबर प्रश्न है, अमाशय के कितने भाग होते हैं? तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे जो पहला होता है वो कार्डियक भाग, उसके बाद में बीच का भाग फंडस भाग, और जो लास्ट भाग होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक भाग। सबसे बड़ा जो भाग होता है वो होता है फंडस भाग होता है। ये अमाशय का 80% भाग बनाता है और इसके अंदर ही भोजन 4 घंटे रुकता है और इसके अंदर ही पाचन की क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में 29 नंबर प्रश्न है हमारे पास, टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो टाइलिन जो एंजाइम है वो लार ग्रंथि स्रावित करती है। उसके बाद में 30 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मुख से मलद्वार तक आहार नाल की संपूर्ण लंबाई लगभग कितनी होती है? तो मीटर के अंदर पूछे तो 8 से लेके 10 मीटर तक होती है, और यदि फुट के अंदर पूछे तो 36 फीट के अंदर इसकी लंबाई होती है। उसके बाद में हमारे पास 31 नंबर प्रश्न है, जीभ मुख गुहा में आगे से स्वतंत्र होती है व पीछे से जिस संरचना से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? फ्रेनुलम लिंग्वी कहा जाता है। कि जीभ जो आगे से स्वतंत्र होती है जिस कारण हम बोल पाते हैं, और पीछे से मुख गुहा के अंदर जिस संरचना से जुड़ी होती है उस संरचना को फ्रेनुलम लिंग्वी कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मनुष्य के ऊपरी व निचले जबड़ों में कितने दांत पाए जाते हैं? तो ऊपरी जबड़े के अंदर आपको पता है कि 16 दांत होते हैं, और निचले वाले जबड़े के अंदर भी कितने दांत होते हैं? 16, और 16 प्लस में 16 कितने हो गए? 32 दांत होते हैं। तो वयस्क के अंदर कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो मुख गुहा के जो दांत है
उनको कार्य के आधार पर, आकृति के आधार पर भौतिक रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग कौन से हैं? कृंतक, रदनक, अगर सवर्णक और सवर्णक, यानी इनके कार्य के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो प्रत्येक जबड़े के अंदर कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 4। तो दोनों जबड़ों के अंदर 4 होती है। इसके मतलब हो गया कि कृंतक दांतों की संख्या मुख गुहा के अंदर कुल कितनी होती है? 8 होती है। उसके बाद में रदनक दांतों की संख्या दोनों जबड़ों के अंदर, एक जबड़े के अंदर 2 होती है, दूसरे के अंदर 2, तो दोनों जबड़ों के अंदर कुल कितनी होगी? 4 होगी। उसके बाद में अगर सवर्णक दांतों की संख्या एक जबड़े के अंदर 4 होती है, दूसरे के अंदर भी कितनी होती है? 4 होती है। तो 4 मतलब 4, कुल कितनी होगी? मुख गुहा के अंदर अगर सवर्णक दांतों की संख्या 8 होगी। उसके बाद में सवर्णक दांतों की संख्या एक जबड़े के अंदर 6 होती है, दूसरे के अंदर भी 6, तो मतलब कितनी होगी? 12 होगी। दोनों जबड़ों के अंदर इन दांतों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। अब इन दोनों टोटल का योग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी संख्या आप याद रखना। उसके बाद में 33 नंबर प्रश्न है हमारे पास, आहार नाल के किस भाग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है? तो सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत द्वारा होता है। उसके बाद में 34 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? यह केवल जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तो यह, इसमें किसी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता, यह केवल जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है और अपचित भोजन को मल द्वार में भेजने का काम करती है। उसके बाद में 35 नंबर प्रश्न है, बृहदांत्र को कितने भागों में विभाजित या विभेदित किया जा सकता है? तो इसके 4 भाग होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ लेते हैं कि कौन सा बृहदांत्र का भाग नहीं है। तो 4 भाग होते हैं, आरोही बृहदांत्र, अनुप्रस्थ बृहदांत्र, अवरोही बृहदांत्र और सिग्माकार बृहदांत्र। उसके बाद में 36 नंबर प्रश्न है हमारे पास, लार ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो लार ग्रंथि मुख गुहा के अंदर पाई जाती है, ये 3 प्रकार की होती है। कर्णपूर्व ग्रंथि जो कान के पास पाई जाती है, अधोजंब लार ग्रंथि जो जबड़ों के अंदर पाई जाती है, अधोजीवा और जीभ के किनारों पर पाई जाती है। तो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो कर्णपूर्व होती है, कान के पास पाई जाती है। उसके बाद में 37 नंबर प्रश्न है, यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए। तो यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई यकृत पालिका को कहा जाता है। उसके बाद में 38 नंबर प्रश्न है, भोजन किस रूप में मुख गुहा से ग्रसिका में तथा ग्रसिका से अमाशय में पहुंचता है? तो जो भोजन होता है हम छोटे छोटे टुकड़ों में दांतों के द्वारा काटते हैं मुख गुहा के अंदर, वो भोजन क्या कहलाता है? वोलस कहलाता है। उसके बाद में इस वोलस का अमाशय के अंदर पाचन होता है। तो अमाशय में भोजन किस रूप में छोटी आंत में आता है? तो वोलस का अमाशय के अंदर विभिन्न एंजाइमों के द्वारा पाचन हो जाता है, तो यह और छोटे छोटे रूप में बन जाता है, लुगदी के रूप में बन जाता है, तब यह क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। उसके बाद में 40 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत में भोजन का लस लसा रूप क्या कहलाता है? अब छोटी आंत के अंदर भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो और भी भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, लस लसा लुगदी के रूप में हो जाएगा, तब यह क्या कहलाएगा? काइल कहलाएगा। तो मुख गुहा के अंदर भोजन वोलस, अमाशय के अंदर काइम और छोटी आंत के अंदर काइल कहलाता है। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अमाशय में पाई जाने वाली उन कोशिकाओं के नाम लिखिए जिनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और श्लेष्मा म्यूकस में पेप्सिन स्त्रावित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सी कोशिका स्त्रावित करती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो स्त्रावित करती है ऑक्सेंटिक कोशिकाएं जो अमाशय में पाई जाती है। उसके बाद में श्लेष्मा का स्त्रावण कौन करती है? श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं करती है। और उसके बाद में पेप्सिनोजन हार्मोन जो एंजाइम है उसका स्त्रावण कौन सी कोशिकाएं करती है? पेप्टिक सेल करती है। उसके बाद में हमारे पास 42 नंबर प्रश्न है, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो कार्डियक भाग होता है। उसके बाद में 43 नंबर प्रश्न है, कौन से दांत बच्चे में नहीं पाए जाते? तो बच्चे के अंदर जो दांत नहीं पाए जाते वो कौन से होते हैं? अगर सवर्णक दांत नहीं पाए जाते। 44 नंबर प्रश्न है, HCl अम्ल का स्त्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? तो HCl जो अम्ल होता है एकमात्र उदर गुहा में बढ़ने वाला अम्ल, इसका स्त्रावण अमाशय के अंदर होता है। 45 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पितरस का स्त्रावण कहां से होता है? तो पितरस का स्त्रावण यकृत द्वारा होता है। उसके बाद में हमारे पास 46 नंबर प्रश्न है,
शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है? तो मधुमेह का संबंध किस ग्रंथि से है? अग्नाशय ग्रंथि से है। उसके बाद में हमारे पास 47 नंबर प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च का पाचन करती है। 48 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पितरस का प्रमुख कार्य है। तो पितरस क्या काम करता है? पितरस वसा का इमल्सन करने का काम करता है। उसके बाद में हमारे पास 49 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन अग्नाशय की जो बीटा कोशिका है वो स्रावित करती है, इसकी खोज किसने की थी? बेंटिंग वेस्ट ने की थी। उसके बाद में 50 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ को कौन खत्म करता है? तो भोजन के साथ जो भी विषैले पदार्थ आते हैं या भोजन से बनते उन पदार्थों को खत्म करने का काम यकृत ग्रंथि करती है। उसके बाद में 51 नंबर प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है? तो प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। उसके बाद में 52 नंबर प्रश्न है, किसी शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? तो शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन एपिग्लोटिस को कहा जाता है। 53 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं? तो सारे के सारे पोषक तत्व छोटी आंत से अवशोषित होते हैं। उसके बाद में 54 नंबर प्रश्न है, हाथी के कौन से दांत है जो बाहर निकले हुए रहते हैं? हाथी के जो दांत बाहर निकले रहते हैं वो कौन से दांत होते हैं? कृंतक दांत होते हैं। उसके बाद में 55 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मुंह में मुख्यतः किसका पाचन होता है? तो मुंह के अंदर भोजन के जिस रूप का पाचन होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो सबसे पहले भोजन के किस प्रकार का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। सबसे पहले भी कार्बोहाइड्रेट का और सबसे अंत के अंदर किसका पाचन होता है? वो भी कार्बोहाइड्रेट का होता है। उसके बाद में 56 नंबर प्रश्न है, वर्मीफार्म अपेंडिक्स अवशेषीय अंग है, बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना है? तो बड़ी आंत और छोटी आंत जहां पे मिलती है उस भाग पे ये अंगुली की समान संरचना पाई जाती है, उसको वर्मीफार्म अपेंडिक्स कहा जाता है। ये सीकम वाले भाग के पास पाया जाता है। उसके बाद में 57 नंबर प्रश्न है हमारे पास, ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो ब्रूनर्स ग्रंथियां छोटी आंत में पाई जाती है। उसके बाद में 58 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे कहा जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे क्या कहा जाता है? पल्प गुहा कहा जाता है। 59 नंबर प्रश्न है हमारे पास, लैंगरहैंस की द्विपीका कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में पाई जाती है। 60 नंबर प्रश्न है, वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर शुरू होता है? तो वसा का जो पाचन होता है वो छोटी आंत से शुरू होता है। उसके बाद में 61 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जरूरत पड़ने पर संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? तो ग्लाइकोजन होता है, भोजन लेते हैं, भोजन का प्रकार ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है, यकृत में संग्रहित होता है और इस ग्लाइकोजन को बाद में ग्लूकोज में कौन बदलता है? ग्लूकोगोन हार्मोन बदलता है। उसके बाद में हमारे पास 62 नंबर प्रश्न है, जीभ के किस भाग में मीठे स्वाद का पता चलता है? तो जीभ को स्वाद की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। जो अगर भाग होता है वो मीठे भोजन का पता करवाता है, हमें ज्ञान करवाता है। 63 नंबर प्रश्न है, उस नलिका को क्या कहते हैं जिससे पित्तरस और अग्नाशय रस दोनों एक साथ आकर छोटी आंत के ड्यूडेनम में पहुंचते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? यकृत अग्नाशय नलिका कहा जाता है। 64 नंबर प्रश्न है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु में टूटते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पाचन कहा जाता है। पाचन के अंदर क्या होता है? जटिल कार्बनिक अणु होते हैं, वो एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं या छोटे छोटे और सरल रूप से टूटते हैं। उसके बाद में 65 नंबर प्रश्न है, दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है। उसके बाद में हमारे पास 66 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या या दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी दांतों की संख्या या दूध के दांतों की संख्या या गिरने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। उसके बाद में हमारे पास, और इन दांतों के अंदर कौन सी दांत नहीं होती है? तो अग्रज वर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास जठरस में उपस्थित नेज कारक के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो नेज कारक के अवशोषण के लिए विटामिन B12 आवश्यक है। उसके बाद में
एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनता है? तो एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार बनती है। उसके बाद में हमारे पास 69 नंबर प्रश्न है, बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? तो बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? तो छोटी आंत का लास्ट भाग इलियम होता है और बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? सीकम होता है। उसके बाद में 70 नंबर प्रश्न है, शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो शरीर में ग्लूकोज को जब हम भोजन लेते हैं तो उसको ग्लूकोज बोलते हैं, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। उसके बाद में 71 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में ड्यूडेनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसी होती है? तो इसकी आकृति कैसी होती है? सी जैसी होती है। 72 नंबर प्रश्न है, इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर अंगुलियों के समान संरचनाएं पाई जाती है उन्हें कहते हैं। तो इलियम की दीवारों पर जो संरचना पाई जाती है उन्हें बिलाई कहा जाता है। 73 नंबर प्रश्न है, मुख गुहा में लार की पीएच लगभग कितनी होती है? तो 6.8 लगभग होती है। उसके बाद में 74 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत में एंजाइम की सक्रियता के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किस माध्यम की आवश्यकता होती है? क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। उसके बाद में 75 नंबर प्रश्न है, लैंगरहैंस के द्वीप की कोशिकाएं द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम है। तो लैंगरहैंस के जो द्वीप है अग्नाशय के अंदर पाए जाती हैं और इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। देखते हैं कौन कौन सी कोशिकाएं होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 प्रकार की कोशिकाओं में डेल्टा कोशिका जो होती है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। उसके बाद एक गामा कोशिका वो ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण करती है। 76 नंबर प्रश्न है हमारे पास, हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो लंबाई कितनी होती है ग्रास नली की? 25 सेमी होती है। उसके बाद में 77 नंबर प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम कौन करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। उसके बाद में 78 नंबर प्रश्न है हमारे पास, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, तो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है वो कौन सा होता है? इलियम होता है। उसके बाद में हमारे पास छोटी आंत में उपस्थित बिलाई का मुख्य कार्य क्या है? बिलाई अंगुली के समान प्रवृत्त होते हैं, वो भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद में हमारे पास 80 नंबर प्रश्न है, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तित करता है? तो अमाशय में प्रोटीन जो होता है वो पेप्टोन में बदलता है, तो कौन बदलता है उसको? पेप्सिन बदलता है। उसके बाद में हमारे पास 81 नंबर प्रश्न है, किसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? तो बिलिरुबिन और एक दूसरा होता है बिलिवर्डिन, तो किस में पाया जाता है? पित्तरस में पाए जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास 82 नंबर प्रश्न है, भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। तो भोजन को बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से कौन रोकता है? इलियोसिकल वाल्व रोकते हैं। उसके बाद में 83 नंबर प्रश्न है, भोजन का ग्रास नली में पहुंचते ही इसकी दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? कर्मानुकुंचन कहा जाता है। उसके बाद में 84 नंबर प्रश्न है, अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा दिखता है? तो अमाशय किस अक्षर जैसा दिखता है? अंग्रेजी के जे अक्षर समान दिखाई देता है। 85 नंबर प्रश्न है, जठरस में श्लेष्मा या म्यूकस का स्त्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है? तो किस कोशिका द्वारा? गोबलेट सेल द्वारा होता है। 86 नंबर प्रश्न है, यकृत की कोशिकाएं जो बक्साणु की तरह कार्य करती है वे है। तो यकृत के अंदर जो कुप्र सेल होती है वो बक्साणु की तरह काम करती है। उसके बाद में 83 नंबर प्रश्न है, रसाकुरों का कार्य है। तो रसाकुर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। उसके बाद में हमारे पास अमाशय रस में होता है, तो अमाशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन पाए जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास सक्स एंटेरिकस नाम दिया गया है आंतरीय रस के लिए। तो सक्स एंटेरिकस नाम किसके लिए दिया गया है? आंतरीय रस के लिए नाम दिया गया है। सक्स एंटेरिकस नाम आंतरीय रस के लिए दिया गया है। उसके बाद में हमारे पास मनुष्य का दंत सूत्र है। तो मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है वो होता है 21 23 बटा में 21 23 इंटू
2। तो ये मनुष्य का दंत सूत्र है, हर परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 91 नंबर प्रश्न है, एंजाइम ओरिजिनेज किस अंग में पाया जाता है? तो एंजाइम जो ओरिजिनेज है वो आंतों में पाया जाता है। उसके बाद में 92 नंबर प्रश्न है, दांतों का निर्माण कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है? हमारे दांतों का निर्माण ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। उसके बाद में हमारे पास 93 नंबर प्रश्न है, अमाशय की दीवार पर आहार के यांत्रिकीय उत्तेजन से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है। तो अमाशय की दीवार पर आहार के यांत्रिकीय उत्तेजन से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है, तो उसका क्या नाम है? गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है। उसके बाद में 94 नंबर प्रश्न है, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? तो ये क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। उसके बाद में 95 नंबर प्रश्न है, ट्रिप्सिन किसके पाचन से संबंधित है? जो ट्रिप्सिन है वो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। उसके बाद में 96 नंबर प्रश्न है, कौन सा हार्मोन जठर स्त्राव को रोकता है? तो कौन सा हार्मोन जठर स्त्राव को रोकता है? कोलिस्टोकाइनिन हार्मोन जठर स्त्राव को रोकता है। उसके बाद में 97 नंबर प्रश्न है, गोबलेट सेल का कार्य क्या है? तो गोबलेट सेल क्या करती है? म्यूसिन का उत्पादन करती है। उसके बाद में 98 नंबर है, ग्लाइकोजन का संचय होता है। ग्लाइकोजन का संचय कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। उसके बाद में 99 प्रश्न है हमारे पास, अग्नाशय रस में उपस्थित एंजाइमों के नाम बताइए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अग्नाशय रस जो छोटी आंत के ग्रहणी में स्त्रावित होता है उसके अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद में 100 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पेप्सिन किस माध्यम में उत्पन्न होता है? तो पेप्सिन अम्लीय माध्यम में ही उत्पन्न होता है। उसके बाद में 101 नंबर प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। अमीनो अम्ल और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। उसके बाद में हमारे पास 102 नंबर प्रश्न है, आहारनाल के मध्य स्थित खोखला भाग जहां पाचन की क्रिया संपन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 103 नंबर प्रश्न है, उम्र बढ़ने के साथ रेनिन का स्त्राव कम होता जाता है, तो इसके स्थान पर रेनिन का कार्य कौन करता है? तो इसके स्थान पर रेनिन का कार्य कौन करता है? पेप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन करता है। उसके बाद में हमारे पास 104 नंबर प्रश्न है, आहारनाल का वह भाग जहां पर कोई एंजाइम नहीं पाए जाते, तो कहां नहीं पाए जाते एंजाइम? ग्रास नली या इसोफेक्स में नहीं पाए जाते। 105 नंबर प्रश्न है, आहारनाल का वह भाग जहां पर भोजन का किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। तो पाचन तंत्र के अंदर जो आहार नाल है उसके अंदर बहुत सारे भाग पाए जाते हैं, सबके अंदर पाचन की क्रिया संपन्न होती है, लेकिन ग्रास नली में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। यह केवल मुख गुहा से भोजन को अमाशय में भेजने का काम करती है। उसके बाद में 104 नंबर प्रश्न है, आहार नाल में पियर्स पेचेस कहाँ पाए जाते हैं? तो आहार नाल में पियर्स पेचेस कहाँ पाए जाते हैं? जो बी लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंत में पाए जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास 107 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत की आंतरिक मेम्ब्रेन लंबवत तथा अरीय उभारों के रूप में उठ जाती है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बालबुली कहा जाता है। 108 नंबर प्रश्न है, आहारनाल के किस एंजाइम को यूनिवर्सल एंजाइम कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आहारनाल के जो एंजाइम है, किस एंजाइम? ट्रिप्सिन को यूनिवर्सल एंजाइम कहा जाता है। 109 नंबर प्रश्न है हमारे पास, आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, तो आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय होता है। 110 नंबर प्रश्न है, आहारनाल का सबसे लंबा भाग किसे कहा जाता है? छोटी आंत को कहा जाता है। उसके बाद में छोटी आंत के भाग होते हैं, छोटी आंत के भाग कौन कौन से होते हैं? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। उसके बाद में 112 नंबर प्रश्न है, बड़ी आंत के भाग होते हैं, कौन कौन से भाग? सीकम, कोलम और रेक्टम। ये पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा बड़ी आंत का भाग नहीं है। उसके बाद में 113 नंबर प्रश्न है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां पर होता है? तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत के इलियम में होता है। पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा अवशोषण छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो इलियम में होता है। 114 नंबर प्रश्न है हमारे पास, लीवर कून की दरारें पाई जाती है, तो लीवर कून की दरारें कहां पाई जाती है? छोटी आंत के इलियम में
पाई जाती हैं। उसके बाद में 115 नंबर प्रश्न है, ब्रूनर की ग्रंथियां पाई जाती है। ब्रूनर की ग्रंथियां छोटी आंत की ग्रहणी में पाई जाती हैं। 116 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अग्नाशय रस को क्या कहते हैं? तो अग्नाशय रस को संपूर्ण पाचक रस कहा जाता है। उसके बाद में 117 नंबर प्रश्न है, रक्त में घुलित पदार्थों को किस एंजाइम द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है? तो किस एंजाइम द्वारा किया जाता है? ट्रिप्सिन द्वारा किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 118 नंबर है, पीसीफॉर्म कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पीसीफॉर्म कोशिकाएं अग्नाशय में पाई जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद में 119 नंबर है, फायरिजियन कैप का संबंध किससे है? तो किससे है? पित्ताशय के कार्य से है। उसके बाद में 120 नंबर प्रश्न है हमारे पास, यकृत में किस चक्कर द्वारा यूरिया का संश्लेषण होता है? तो किस चक्कर द्वारा होता है यूरिया का संश्लेषण? ऑर्निथिन चक्कर द्वारा होता है। उसके बाद में 121 नंबर प्रश्न है, शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे माना जाता है? यकृत को माना जाता है। 122 नंबर प्रश्न है, शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों का काम करे। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी का जो ग्रंथि दोनों का काम करे उसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो शरीर की एकमात्र ऐसी कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि है जो दोनों का काम करती है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है कहाँ पे? मुख गुहा में शुरू होता है। उसके बाद में 124 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से शुरू होता है। उसके बाद में 125 नंबर प्रश्न है, वसा का पाचन शुरू होता है। तो वसा का पाचन छोटी आंत की ग्रहणी से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस माध्यम में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन केवल क्षारीय माध्यम में ही होता है। उसके बाद में हमारे पास 127 नंबर प्रश्न है, पित्तरस में एंजाइम पाए जाते हैं। तो पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाए जाते, यह केवल वसा का एमल्सन करने का काम करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में 128 नंबर प्रश्न है, यदि शरीर से पित्ताशय निकाल दिया जाए तो डॉक्टर किस भोजन को नहीं लेने की सलाह देगा? तो जो पित्ताशय है उसको निकाल दें तो डॉक्टर किस भोजन को नहीं लेने की सलाह देगा? तो वसा युक्त भोजन को नहीं लेने की सलाह देगा, क्योंकि पित्ताशय के अंदर पित्तरस पाया जाता है और पित्तरस वसा का पाचन करता है, इसलिए वसा युक्त भोजन को नहीं लेने के लिए कहेगा। उसके बाद में हमारे पास 129 नंबर प्रश्न है, विटामिन का अवशोषण बिना पाचन के कहाँ पर होता है? तो विटामिन का अवशोषण बिना पाचन के कहाँ पर होता है? छोटी आंत के इलियम में होता है। 130 नंबर प्रश्न है, अग्नाशय में बहिःस्रावी और अंतःस्रावी का कार्य करती है। तो अग्नाशय में बहिःस्रावी और अंतःस्रावी का कार्य करती है। तो बहिःस्रावी का कार्य एसिनी और अंतःस्रावी का कार्य लैंगरहैंस के द्वीप करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहिःस्रावी का कार्य कौन करती है? एसिनी, और अंतःस्रावी का कार्य लैंगरहैंस के द्वीप करते हैं। उसके बाद में 131 नंबर प्रश्न है, जठरस का स्त्रावण कौन सी कोशिकाएं करती है? तो जठरस का स्त्रावण जाइमोजन या शीप सेल करती है। उसके बाद में हमारे पास 132 नंबर प्रश्न है, आमाशय की कौन सी कोशिका एच सेल का स्त्रावण करती है? तो आमाशय की ऑक्सेंटिक सेल या अम्लजन सेल जो होती है वो एच सेल का स्त्रावण करती है। 133 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन होता है। 134 नंबर प्रश्न है, रेनिन का क्या कार्य करता है? रेनिन क्या कार्य करता है? तो जो रेनिन होता है वो बच्चे में दूध को दही में बदलने का काम करता है, यह वयस्क में नहीं पाया जाता। 135 नंबर प्रश्न है, वयस्क में दूध को दही में कौन बदलता है? तो वयस्क में जो दूध को फाड़ने का काम कौन करता है? HCl करता है, और बच्चे में कौन करता है? रेनिन करता है। उसके बाद में 136 नंबर प्रश्न है, आमाशय के किस भाग में सबसे अधिक पाचन होता है? तो फंडस भाग में 80% पाचन होता है। 137 नंबर प्रश्न है, आमाशय का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? तो फंडस भाग ही सबसे बड़ा होता है। 138 नंबर प्रश्न है, आमाशय में भोजन को सड़ने से बचाता है, कौन बचाता है? HCl जो होता है वो भोजन को सड़ने से बचाता है और जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। 139 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत का इलियम बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ा होता है? तो छोटी आंत का इलियम बड़ी आंत के सीक्वेंस से जुड़ा होता है। उसके बाद में 140 नंबर प्रश्न है, अग्नाशय द्वारा पाचक एंजाइम आहार नाल के कौन से भाग में स्त्रावित किए जाते हैं? तो अग्नाशय द्वारा जो पाचक रस के द्वारा एंजाइम स्त्रावित किए जाते हैं वो ग्रहणी में स्त्रावित किए जाते हैं।
141 नंबर प्रश्न है, पाचन क्रिया में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो स्टार्च के पाचन के बाद ग्लूकोज बनता है। 142 नंबर प्रश्न है, अमाशय में पाचक रसों को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। तो अमाशय के अंदर जो भी पाचक रस के अंदर जो भी एंजाइम होते हैं उनको उत्तेजित कौन करता है? सिक्रीटिन हार्मोन करता है। उसके बाद में 143 नंबर प्रश्न है, बालक का दंत सूत्र होता है। तो बालक का दंत सूत्र कितना होता है? 2102 और 2102 होता है। तो इसमें देखना कि कौन से दांत नहीं पाए जाते? तो अगर्च वर्णक दांत नहीं पाए जाते बालक के अंदर। उसके बाद में 144 नंबर प्रश्न है, जैकोब्सन के अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न। जैकोब्सन के अंग कठोर तालु में पाए जाते हैं। 145 नंबर प्रश्न है, जैकोब्सन के अंग क्या काम करते हैं? तो जैकोब्सन के अंग भोजन की गंध का ज्ञान करवाते हैं। उसके बाद में 146 नंबर है, अंतः नासा छिद्रों में भोजन को जाने से कौन रोकता है? तो अंतः नासा छिद्रों में भोजन को जाने से यूवेला या वेलम प्लेटाई जाने से रोकता है। 147 नंबर प्रश्न है, कोमल तालु का कीपनुमा भाग जो ग्रसनी गुहा में लटका रहता है क्या कहलाता है? यूवेला या वेलम प्लेटाई उसको कहा जाता है। 148 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि पेरोटिड या कर्ण पूर्व होती है। 149 नंबर प्रश्न है, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार के अंदर टाइलिन या एमाइलेज या लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। 150 नंबर प्रश्न है, किस पाचक ग्रंथि के रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? तो लार के अंदर एंजाइम पाया जाता है और अग्नाशय रस के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन यकृत ग्रंथि जो भी पाचक रस का स्रावन करती है उसके अंदर किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। 151 नंबर प्रश्न है हमारे पास, इकोलाई जीवाणु पाया जाता है। तो इकोलाई जीवाणु जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत में पाया जाता है। 152 नंबर है, यकृत से हानिकारक पदार्थों को कौन निष्कासित करता है? पित्तरस निष्कासित करता है। उसके बाद में 153 नंबर प्रश्न है, किस भाग में पाचन एवं श्वसन नाल क्रॉस करती है? तो दोनों का काम कौन करती है? तो आहार नाल का वह भाग जो श्वसन और पाचन में संयुक्त भूमिका निभाती है कौन सा भाग होती है? ग्रसनी होती है। 154 नंबर है, ग्रसनी द्वार पर पाई जाने वाली त्रिकोण आकार की संरचना को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? ग्रसनी के जो किनारों पर पाई जाती है उसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। 155 नंबर प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग पाचन क्रिया को नियंत्रण करता है? तो मानव की पाचन क्रिया को मस्तिष्क का मेडुला आंवला गेटा जो भाग होता है वो नियंत्रित करता है। 156 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो इंसुलिन जो अग्नाशय की बीटा कोशिका स्रावित करती है उसमें जस्ता या जिंक धातु होती है। 157 नंबर प्रश्न है, पित्ताशय का आकार कैसा होता है? जो पित्ताशय है उसका आकार नाशपाती जैसा होता है। 158 नंबर प्रश्न है हमारे पास, ऊपरी होठ पर पाए जाने वाले गड्ढे को क्या कहते हैं? तो ऊपरी होठ पर एक गड्ढा पाया जाता है उसको फिलेट्रॉन कहा जाता है। उसके बाद में 159 नंबर प्रश्न है, जब पेरोटिड लार ग्रंथि पर वायरस का संक्रमण होता है तो ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तब यह क्या कहलाती है? तो तब यह क्या कहलाती है? कर्णमूल कहलाती है। 160 नंबर है, डॉक्टर विषैले पदार्थ की जांच शरीर की किस अंग से करता है? तो डॉक्टर विषैले पदार्थों की जांच यकृत से करता है। 161 नंबर प्रश्न है, ओईडी के अवरोधनी पाई जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ओईडी के अवरोधनी कहाँ पाई जाती है? ड्यूडेनम में पाई जाती है। 162 नंबर प्रश्न है, अमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत के ग्रहणी से जोड़ता है? तो अमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत की ग्रहणी से जुड़ता है? तो अमाशय का जो लास्ट भाग होता है पाइलोरिक, वो छोटी आंत के पहला जो भाग होता है ग्रहणी उसे जुड़ता है। उसके बाद में हमारे पास 163 नंबर प्रश्न है, गोवलेट सेल पाई जाती है। तो गोवलेट सेल कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है। 164 नंबर प्रश्न है, भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कौन करता है? तो भ्रूण के अंदर आरबीसी का निर्माण यकृत करता है और वैश्य के अंदर इसका निर्माण अस्थि मज्जा द्वारा होता है। उसके बाद में 165 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। 166 नंबर प्रश्न है, कोलन की दीवार में थैली नुमा संकुचन कहलाते हैं। तो कोलन की दीवार में जगह जगह पर थैली नुमा संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं हास्ट्रा। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, अल्कोहल का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो अल्कोहल का अवशोषण
आहारनाल के अमाशय में होता है। उसके बाद में सबसे पहले किसका पाचन होता है? तो सबसे पहले भोजन के प्रकारों में प्रोटीन का पाचन होता है और सबसे अंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद में 169 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में दवाओं का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? तो अल्कोहल, दवाएं, इनका जो पाचन होता है वो आमाशय के अंदर होता है। 170 नंबर प्रश्न है हमारे पास, भोज्य पदार्थों में सबसे अधिक ऑक्सीकरण किसका होता है? तो ऑक्सीकरण सबसे ज्यादा ग्लूकोज का होता है। 171 नंबर प्रश्न है, आमाशय में अम्लता का उपचार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कभी कभी आमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाती है जिसकी वजह से बेचैनी, उल्टियां आने शुरू हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। 172 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण बड़ी आंत के कॉलम में होता है। 173 नंबर प्रश्न है, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाले सबसे पहले एंजाइम का नाम है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाचन तंत्र के अंदर भोजन के साथ मिश्रित होने वाला सबसे पहला जो एंजाइम होता है वो लार ग्रंथि स्रावित करती है, उसका नाम क्या है? एमाइलेज या टाइलिन होता है। 174 नंबर प्रश्न है, वह एंजाइम जो वसा का पाचन करता है? तो वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। 175 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इनेमल होता है। इनेमल का निर्माण होता है, तो इनेमल का निर्माण किसके द्वारा होता है? कैल्शियम फास्फेट द्वारा होता है। उसके बाद में हमारे पास 177 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के दांत होते हैं? तो दांतों को 3 भागों में बांटा गया, हेटेरोडेंट, थिकोडेंट और डिफायोडेंट, मतलब गर्तदंती, द्विवारदंती और विषमदंती, 3 भागों में दांतों को बांटा गया है। उसके बाद में 178 नंबर प्रश्न है, भोजन के पाचन की शुरुआत होती है? तो भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। भोजन के पाचन की रासायनिक शुरुआत कहाँ से होती है? तो रासायनिक शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से होती है। वैसे भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से। यदि पूछे कि भोजन के पाचन की रासायनिक शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख गुहा से होती है। उसके बाद में हमारे पास 180 नंबर प्रश्न है, भोजन का सामान्य पाचन होता है? तो भोजन का सामान्य पाचन पूछिए तो किस में होता है? आमाशय में होता है। वसा का सर्वाधिक पाचन होता है कहाँ पे होता है? सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। और भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन पूछे तो छोटी आंत की ग्रहणी में पाचन होता है। उसके बाद में हमारे पास 183 नंबर प्रश्न है, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो ग्रास नली से भोजन आमाशय के कार्डियक भाग में पहुंचता है। 184 नंबर प्रश्न है, आमाशय की दीवारों को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य कौन करता है? तो ये HCl बहुत ही खतरनाक होता है, यदि इसके प्रभाव को कम नहीं किया जाए तो ये क्या करता है? आमाशय की भित्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो श्लेष्मा में पाया जाने वाला म्यूसिन जो एंजाइम होता है वो HCl के प्रभाव से आमाशय की दीवारों को बचाता है। 185 नंबर प्रश्न है हमारे पास, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत होता है। 186 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किस में पाई जाती है? तो यकृत में पाई जाती है। 187 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है, इंसुलिन हार्मोन बदलता है, यह क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में हमारे पास पित्तरस का पीएच कितना होता है? तो पित्तरस का जो पीएच होता है वो 7.7 होता है। अब जो पिता होता है वो परिवार के साथ रहता है, तो 7 रहता है, तो इसका मतलब पित्तरस का पीएच कितना होता है? 7.7 होता है। 190 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मुख गुहा में जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? तो मुख गुहा में कभी कभी जो जीवाणु आते हैं भोजन के साथ, उनको नष्ट करने का काम जो लार ग्रंथि एंजाइमों को स्त्राव करती है, उनमें एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, वह लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। 191 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पाचन की क्रिया संपन्न होती है? तो पाचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है? यांत्रिक विधि व रासायनिक विधि से संपन्न होती है। अब यांत्रिक विधि मतलब भोजन का जो भौतिक पाचन होता है, पूछ रहे कहाँ पे होता है? तो मुख गुहा में होता है। मतलब दांतों से जब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है वो तो यांत्रिक विधि से पाचन होता है या भौतिक विधि से पाचन होता है। और रासायनिक विधि से मतलब आमाशय के अंदर छोटी आंत के अंदर जो भोजन का पाचन होता है वो कौन सी विधि से होता है? रासायनिक विधि से होता है।
जिनके अंदर एंजाइमों के द्वारा पाचन होता है। उसके बाद में 192 नंबर प्रश्न है, इमल्सीकरण की क्रिया होती है। तो इमल्सीकरण की क्रिया कहाँ पे होती है? छोटी आंत में होती है। 193 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन पूर्ण करने वाला एंजाइम है। तो प्रोटीन का पाचन पूर्ण करने वाला एंजाइम कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोटीन का पाचन पूर्ण करने वाला या प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम है इरेप्सिन एंजाइम। उसके बाद में 194 नंबर प्रश्न है, आमाशय में संग्रहित पदार्थों का मुख से बाहर निकलना कहलाता है। तो आमाशय में संग्रहित जो पदार्थ होते हैं का मुख से बाहर निकलना क्या कहलाता है? बमन कहलाता है। उसके बाद में हमारे पास 195 नंबर प्रश्न है, दांतों के कार्य बताइए। तो कृंतक जो दांत होते हैं कितने होते हैं? 8 होते हैं। मुख गुहा के अंदर प्रत्येक के अंदर 4 पाए जाते हैं। तो इनका क्या काम है? भोजन को कुतरना। कैसे? कृंतक कैसे कुतरना। रद्नक भोजन को चीरना व फाड़ना। मांसाहारियों के अंदर सबसे अधिक विकसित यही दांत होते हैं और इनको आई से लिखा जाता है, आई से इंसाइजर, इनको कैनाइन कहा जाता है, इनको प्री मोलर कहा जाता है, इनको मोलर कहा जाता है। तो अगर चवर्ण च से चबाना या भोजन को कुचलना व पीसना, उसके बाद में चवर्णक ये भी कुचलना व पीसना या चबाना। उसके बाद में 196 नंबर प्रश्न है हमारे पास, यकृत से आया हुआ बिलिरुबिन भोजन में कहां पर आकर मिलता है? तो यकृत में आया हुआ बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन 2 प्रकार के पित्तवर्णक होते हैं, वो भोजन में कहां पर आकर मिलते हैं? ग्रहणी में मिलते हैं। और इन्हीं वर्णकों के कारण मल का जो रंग होता है वो इन्हीं वर्णकों के ऊपर निर्भर करता है। 197 नंबर प्रश्न है हमारे पास, बड़ी आंत के किस भाग में जीवाणु पाए जाते हैं? तो बड़ी आंत के कोलन में जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर परीक्षा के अंदर ये पूछा गया है। उसके बाद में 198 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि यह जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में बदलता है। जब इसकी मात्रा ही कम हो जाएगी तो ग्लूकोज किस में नहीं बदलेगा? ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। उस रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, तब एक रोग हो जाएगा जिसको मधुमेह या डायबिटीज कहा जाएगा। 199 नंबर प्रश्न है, कौन से विद्युत अपघट्य मानव लार में पाए जाते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मानव लार में पाए जाते हैं विद्युत अपघट्य वो कौन से होते हैं? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन पाए जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास 200 नंबर प्रश्न है, पित्ताशय का संकुचन किससे होता है? तो पित्ताशय का जो संकुचन होता है वो किससे होता है? कोलिस्टोकाइनिन हार्मोन से होता है। तो ये थे पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण 200 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने मित्रों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाने का कष्ट करें।